हॉल में अचानक एक शोर मच गया। मैंने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि 7-8 यंग लड़के लड़कियां हॉल में एंट्री कर रहे थे। वे सब काफी यंग थे, लेकिन उनका ऑरा बहुत ही मैच्योर और रॉयल, खासकर उनका लीडर जो मुश्किल से 20-21 साल का लग रहा था, लेकिन उसके आसपास एक कमाल का प्रेशर महसूस हो रहा था। बुई टुआनहेंग तुरंत एक चमचे की तरह मुस्कुराता हुआ उसके स्वागत के लिए भागा। शाओ यंग मास्टर, आखिर आप आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मेरी सगाई की यह पार्टी अधूरी रह जाती। लेकिन शाओ मू चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे आगे बढ़ा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम शिनचिंग वू है? शिनचिंग वू एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। शाओ मू चेन का बर्ताव तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुम्हें इतना छुपा कर रखा था, वरना हमारी मुलाकात बहुत पहले ही हो गई होती। बुई टुआनहेंग को लगा कि शाओ मू चेन उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वहां मौजूद सभी मेहमानों से उसका इंट्रोडक्शन कराया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बीजिंग की सबसे पावरफुल शाओ फैमिली के शाओ मू चेन है, एक असली प्रिंस। और शाओ फैमिली ही हमारे हाई चेंग की बुई फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बुई टुआनहेंग के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह चिल्लाया, ऐ आवारा लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि शाओ प्रिंस के सामने भी तू आराम से बैठा हुआ है? खड़ा हो। एक पल में हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें फिर से मुझ पर टिक गईं। उन सबके चेहरों पर एक कमीनी मुस्कान थी। उनकी नजरों में बीजिंग की एलीट सोसाइटी का इतना बड़ा प्रिंस आया था और मैं उसके वेलकम के लिए खड़ा तक नहीं हुआ था। यह सीधे सीधे शाओ प्रिंस का अपमान था और अब मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन मैं आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा और शाओ मू चेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे सच में खड़े होने की जरूरत है? शाओ मू चेन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे गौर से देखा, उसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया। बुई टुआनहेंग को शाओ मू चेन के चेहरे का उड़ता हुआ रंग दिखाई नहीं दिया। वह चापलूसी करते हुए बोला, शाओ यंग मास्टर, ये लड़का मेरी मंगेतर का एक्स गर्लफ्रेंड है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक लालची कुत्ता है जो पैसों के पीछे भागता है। मैंने इसे यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रोक रखा है। मेरे पास एक डॉग फार्म है। मैंने सोचा है कि इस लड़के को वहां ले जाकर शिकारी कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। ये सुनते ही शिन चिंग वो चिल्लाई, बुई टुआनहेंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम लू शिंग चेन को छोड़ दोगे। बुई टुआनहेंग ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये खुद चलकर शेर की गुफा में आया है, तो मैं इसे भला क्यों छोड़ूं? शिनचिंग वू ने उससे बहस करना बेकार समझा और वह सीधे मेरी तरफ आई। उसने बेबस होकर अपना सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, लुओ शिंग चेन, तुम कब मुझे बिना टेंशन के जीने दोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंग वू, तुम मुझ पर गुस्सा होना बंद करो। इसके बजाय तुम यह कब मानोगी कि तुम्हारे आदमी के पास सच में बहुत पावर है? ये कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार शिनचिंग वू ने मुझे पीछे नहीं धकेला। उसने धीरे से कहा, शिंग चेन, अब मैं तुम्हें और नहीं बचा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मुझे होस्टेज बना लो और मेरे बहाने यहाँ से निकलने की कोशिश करो। फिर जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें लेकर जितनी दूर हो सके भाग जाओ और कभी वापस मत आना। मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ। चिंगवू को अब भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं उसकी बात पर बस मुस्कुरा कर रह गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी असलियत बहुत ज्यादा छुपा कर रखी थी? इसी बीच बुई टुआनहेंग के बॉडीगार्ड्स मेरे बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन तभी बैंक्वेट हॉल के वेटर और स्टाफ के लोग भी अचानक आगे बढ़े और उन्होंने उन बॉडीगार्ड्स को घेर लिया। दोनों ग्रुप्स के बीच तुरंत फाइट शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में बुई टुआनहेंग के सारे बॉडीगार्ड्स को जमीन पर पटककर कंट्रोल कर लिया गया। इस अचानक हुए पासा पलटने के सीन को देखकर वहां मौजूद सभी मेहमानों के होश उड़ गए और वे हैरान रह गए। इसके बाद मैं सोफे के बैकरेस्ट पर आराम से टिक गया, अपने पैर पर पैर रखा और मेरे अंदर से एक ऐसा रॉयल और पावरफुल ऑरा निकला, किसी की मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। बुई टुआनहेंग काफी देर तक शौक में रहा, फिर होश आते ही वह मुझ पर चिल्लाया, कमीने, तेरी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ये मेरा इलाका है। तभी बुई टुआनहेंग के दिमाग की बत्ती जली और वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मैं समझ गया, तूने शिनचिंग वू के दिए हुए पैसों से इन गुंडों को हायर किया है ना, ताकि यहाँ तमाशा कर सके। क्यों? सही कहा ना? बेचारे को क्या पता था कि असलियत क्या है। बैंक्वेट हॉल में मेरे कदम रखने से 1 घंटे पहले ही मेरे आदमियों ने चुपके से यहाँ के सारे वेटर्स और स्टाफ को बदल दिया था। तभी बुई टुआनहेंग ने अपने बगल में खड़े शाओ मू चेन की तरफ देखा और बोला, शाओ यंग मास्टर, मुझे अपना थोड़ा सा बॉडीगार्ड्स यूज करने दीजिए। मुझे इस आवारा लड़के को सबक सिखाना है। लेकिन शाओ मू चेन ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसके अपोजिट वह बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मेरे सामने झुका और बोला, डिंग चेन भाई। ये देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस एक सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए और वे सन्न रह गए। बुई टुआनहेंग तो घबराकर तुरंत आगे आया और पूछने लगा, शाओ यंग मास्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? तभी अचानक शाओ मू चेन ने एक जोरदार थप्पड़ बुई टुआनहेंग के चेहरे पर जड़ दिया। उसने गुस्से में कहा, बुई टुआनहेंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे शिंग चेन भाई की लड़की को छीनने चला है? तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। आज मैं स्पेशली यहाँ तुझे ही सबक सिखाने आया हूँ। बुई टुआनहेंग ने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, शाओ प्रिंस, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? ये तो बस एक मामूली सा लड़का है। शाओ मू चेन चिल्लाया, मामूली लड़का तेरे बाप का है। बीजिंग की लो फैमिली का नाम नहीं सुना तूने? ये सुनते ही बुई टुआनहेंग के चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया। शाओ मू चेन ने आगे कहा, शिंग चेन भाई लो फैमिली के इकलौते वारिस हैं। तुझे किसने इतनी हिम्मत दी कि तू उनके सामने खड़ा हो सके? शाओ मू चेन की आवाज भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़क गई। ये सुनते ही बुई टुआनहेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और तभी भीड़ में से लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। ये लो फैमिली कौन सी है? क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बेवकूफ,
बेवकूफ, तू बीजिंग की लुओ फैमिली को नहीं जानता। वे पूरी दुनिया के सबसे बड़े और छुपे हुए बिजनेस टाइकून हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर उनका ही कंट्रोल है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी पावर है। ग्लोबल लेवल पर कई सेक्टर्स के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, यह लुओ फैमिली के मूड पर डिपेंड करता है। क्या सच में? तो फिर शिन चिंगवू का दिमाग खराब था क्या? जब उसके पास ऐसा बॉयफ्रेंड था तो वह बुइटुआन हैंग की धमकियों से क्यों डर रही थी? भीड़ की बातें लगातार बढ़ती जा रही थी और शिन चिंगवू के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफी बदल चुके थे। वह काफी देर तक शौक में मुझे घूरती रही। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। चिंगवू, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगा कि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। किसे मालूम था कि तुम इतनी नादान बन जाओगी कि मुझे बचाने के चक्कर में इस सुअर जैसे आदमी के चंगुल में फंसने चली थी। ये सुनकर शिन चिंगवू की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मुस्कुराने लगी। मैंने आगे कहा, चिंगवू, तुम खुद ही सोचो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो पूरे 4 साल के कॉलेज में किसी भी लड़के की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो तुम्हें प्रपोज कर सके? शिन चिंगवू ने चौंक कर पूछा, शिंग चेन, क्या यह सब तुमने ही अरेंज किया था? लेकिन श्याओ मू चेन ने तो अभी कहा कि तुमने मुझसे यह सब छुपा कर रखा था। मैंने जवाब दिया, उन सबको तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, लेकिन मेरी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे फालतू बात कर सके। और जो लोग तुम्हें प्रपोज करने का सोच भी रहे थे, उन्हें मेरे आदमियों ने बहुत पहले ही डराकर पीछे हटा दिया था। जिस विला में हम रहते थे वह भले ही तुमने खरीदा था, लेकिन उसके सारे स्टाफ और सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मेरे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वह भी बचपन से मेरे साथ ही पली बड़ी है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई प्रेशर आए। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सब सच बता देता, ताकि तुम्हें बुइटुआन हैंग की धमकियां न सुननी पड़ती। इसके अलावा मैंने शिन फैमिली के मैटर्स में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना बुइटुआन हैंग को यह सब ड्रामा करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग यही चाहते थे ना कि शिन फैमिली का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। लुओ फैमिली के लिए यह काम बस एक फोन कॉल का है। इतना कहकर मैं बुइटुआन हैंग की तरफ मुड़ा और मेरी आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बुई यंग मास्टर, तुम्हारा घमंड तो बहुत सातवें आसमान पर था ना? बुइटुआन हैंग तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। लुओ यंग मास्टर, मुझे सच में आपकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मुझे 100 जन्म में भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते बिलखते हुए लगातार फर्श पर अपना सिर पटक कर भीख मांगने लगा। इसके बाद मैंने अपने बगल में खड़ी शिन चिंगवू की तरफ देखा और पूछा, क्या इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? उसने कहा, शिंग चेन, सुबह जब मैंने तुम्हें सुलाया था उसके तुरंत बाद मैं इस सगाई के लिए भाग कर आई थी। बुइटुआन हैंग ने मेरी एक उंगली को भी टच नहीं किया है। यह सुनकर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो अब भी के लिए इतना ही काफी है। मैंने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा किया। उन्होंने तुरंत फर्श पर सिर रगड़ते हुए बुइटुआन हैंग को घसीटकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुइटुआन हैंग के रोने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और हॉल के गेट के बाहर जाकर पूरी तरह गायब हो गई। यंग मास्टर लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद मैं शिन चिंगवू के साथ सीधे शिन फैमिली के घर गया। शिन चिंगवू के पेरेंट्स से मैं हॉल में पहले ही मिल चुका था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लेकिन अब जब उन्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी थी तो मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से बेहद एक्साइटेड थे और खुद को कंट्रोल करने का नाटक कर रहे थे। मैं उनकी सोच अच्छे से समझता था। वे बस मेरे सामने खुद को थोड़ा गंभीर और डिग्निफाइड दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उन्हें छोटा ना समझूं। बेशक मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिर शिन फैमिली का लेवल मेरे सामने इतना छोटा था कि मुझे उनकी सोच पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं शिन फैमिली के लिविंग रूम के सोफे पर आराम से बैठ गया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, मुझे पता है कि शिन फैमिली हमेशा से अपना खोया हुआ बिजनेस और रुतबा वापस पाना चाहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस आधा महीना दीजिए। मैं लुओ फैमिली के सोर्सेज एंड फंड्स शिन फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा, जिससे शिन फैमिली हाई चेंग में मजबूती से खड़ी हो सके। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिनबा वियन ने अचानक मेरी बात बीच में ही काट दी। दरअसल हमारी शिन फैमिली की असली सोच यह है कि हम सीधे बीजिंग के मार्केट में कदम रखें और वहां खुद को डेवलप करें। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अंकल शिन फैमिली को आगे बढ़ाने की आपकी चाहत मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब पैर जरूरत से ज्यादा लंबे फैलाए जाएं तो इंसान बहुत बुरी तरह गिरता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर काम को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना चाहिए। बीजिंग की पॉलिटिक्स और मार्केट बहुत गहरे हैं। शिन फैमिली की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप वहां कदम रखेंगे तो बड़े बिजनेसमैन आपको जिंदा निकल जाएंगे। ये सुनते ही लिन पोंगची ने तुरंत अपनी भौहें सिकाड़ ली और गुस्से में बोली, अगर चिंगवू की शादी बुइटुआन हैंग से हो जाती तो हमारी शिन फैमिली श्याओमू चेन के कनेक्शंस का यूज करके तुरंत बीजिंग में सेटल हो सकती थी। क्यों? क्या आपकी लुओ फैमिली उस श्याओ फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है जो आप हमारी शिन फैमिली को बीजिंग में एंट्री तक नहीं दिला सकते? ये देखकर शिन चिंगवू बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगी और बीच में बोलते हुए बोली, मम्मी पापा प्लीज इस मामले में शिंग चेन की बात मान लीजिए, अब आगे कुछ मत कहिए। लिन पोंगची भड़क गई, चिंगवू तुम्हारी
अभी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से बाहर वालों का साइड लेना शुरू कर दिया। मिस्टर लू, आज मैं अपनी बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप शिन फैमिली को तुरंत बीजिंग ले जाकर डेवलप नहीं करवा सकते तो आपके और चिंग वू की शादी की बात यहीं खत्म समझो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब मुझे समझ आया कि शिन फैमिली का यह हाल क्यों हुआ था। ये दोनों मियां बीवी इतने शॉर्ट साइटेड और लालची थे कि वे सिर्फ शॉर्टकट के बारे में सोच रहे थे और करंट सिचुएशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। मैं जैसे ही जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, शिन चिंग वू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज में अपने पेरेंट्स से कहा, मम्मी पापा, हमारी शिन फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकती। अगर हम शिंग चेन के कनेक्शंस के दम पर वहां जबरदस्ती घुस भी गए तो लोग हमें नीची नजर से देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और यहाँ तक कि हमें लो फैमिली को टारगेट करने का एक वीक पॉइंट बना लेंगे, जिससे शिंग चेन की फैमिली पर भी मुसीबत आ सकती है। हमें अभी जो करने की जरूरत है वह यह है कि हम शांत रहें और हाई चेंग में अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे और हम अपनी खुद की ताकत के दम पर बीजिंग के मार्केट में एंट्री कर लेंगे। शिनबा वियन चिल्लाया, चिंगवू, अब तू मुझे जिंदगी जीना सिखाएगी। मैं तेरा बाप हूँ। अपने पिता का यह एटीट्यूड देखकर शिन चिंगवू को भी अब बहुत तेज गुस्सा आ गया। पापा, अगर उस समय आपने अपनी जिद न की होती तो शिन फैमिली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना हुआ होता और न ही आज हमारी फैमिली का यह बुरा हाल होता। दादाजी भी इसी सदमे की वजह से तड़प तड़प कर इस दुनिया से नहीं जाते। आप अभी तक अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए? ये कहने के बाद शिन चिंगवू ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। शिंग चेन, चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, इनसे बहस करना एकदम बेकार है। ये थी असली शिन चिंगवू जिसे मैं जानता था। हर काम को पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ करने वाली और हमेशा सही डिसीजन लेने वाली। होटल जाने के रास्ते में मैंने उससे शिन फैमिली के साथ पास्ट में हुए उस फ्रॉड के बारे में पूछा। शिन चिंगवू ने मुझे शॉर्ट में पूरी बात बताई। बात दरअसल यह थी कि सालों पहले बीजिंग की एलीट सोसाइटी के बाहरी सर्कल में एक आदमी घूमता रहता था जो वहां के कुछ बड़े लोगों को जानने की वजह से खुद को बहुत 30 मार खां समझता था। उसने उसके पापा को झांसा देकर एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो शीन फैमिली बहुत आसानी से बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री कर लेगी। उस समय फैमिली में सबने इस बात का अपोजिशन किया था, लेकिन उसके पापा जिद पर अड़े रहे और इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वे कंगाल होते होते बचे। उस इंसिडेंट के बाद से उसके पापा के सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। वह हर समय बस यही सोचते रहते थे कि किसी भी तरह बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कदम रखा जाए, जैसे वहां एंट्री करके ही उनका पुराना खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा। मैं समझ गया था, असल में लोकल फैमिलीज के लिए बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री करना एक बहुत बड़ा जुनून बन जाता है, लेकिन जो फैमिलीज सच में लोकल लेवल से उठकर बीजिंग में सक्सेसफुली सेटल हो पाई हो, ऐसी फैमिलीज न के बराबर हैं, क्योंकि हर एलीट सोशल सर्कल का नेचर बाहरी लोगों को रिजेक्ट करने का होता है, खासकर बीजिंग की हाई सोसाइटी का। जो लोग सबसे कीमती और बड़े सोर्सेज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे भला क्यों चाहेंगे कि कोई बाहरी आकर उनके काम में दखल दे? लेकिन लगभग हर साल बीजिंग के कुछ लोग इस एलीट सर्कल में एंट्री दिलाने का लालच देकर इन जुनूनी लोकल फैमिलीज को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याओमू चेन को ही देख लो। उसने जिस फैमिली को अपने जाल में फंसाया था वह बुई फैमिली थी। अब भले ही बुई टुअन हैंग को हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, लेकिन यह सबसे अमीर होने का टैग सिर्फ एक खाली दिखावा है। बुई फैमिली जो भी पैसा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें श्याओमू चेन को कमीशन के तौर पर देना पड़ता है। सच कहूं तो ऐसे काम मैंने भी पास्ट में कई बार किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने जाल में फंसाया वे सब गलत इरादे रखने वाली फैमिलीज थी और एंड में मैंने उन सबको उनके कर्मों की पूरी सजा दी। होटल पहुंचने के बाद शिनचिंगू मेरी बाहों में सिमट गई और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, शिंगचेन, तुम अचानक इस रूप में सामने आए हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी सच में जानती ही नहीं थी। पहले वाले तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह थे जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता था और रोज बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन अब तुम इतने समझदार और मैच्योर दिख रहे हो। आखिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? मैंने कहा, ये दोनों ही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहते हुए ही मैं अपना सबसे प्योर और रियल रूप दिखा पाता हूँ। रही बात इस मैच्योरिटी और समझदारी की, तो यह सब तो बस लाइफ के कुछ रूल्स जो बचपन से अपनी फैमिली के माहौल को देखते देखते मेरे अंदर खुद ही आ गए हैं। चिंगवू, अगर तुम्हें इस सब में इतना ही इंटरेस्ट है तो हमारी शादी के बाद जब हम मेरे मैन हाउस में शिफ्ट होंगे तब तुम खुद ही सब कुछ अच्छे से समझ जाओगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं इतनी मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि शिन फैमिली में कोई भी बड़ा काम संभालने वाला नहीं था। अब जब तुम मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हो तो मुझे इतनी थका देने वाली मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसकी यह बात बिल्कुल सच थी। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसे सच में लाइफ में दोबारा कभी इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने के बाद हम कार से शहर के आउटर एरिया में बने एक डॉग फाइटिंग एरिना की तरफ गए। ये बुई टुअन हैंग का अपना अड्डा था। वह आदमी अक्सर यहाँ आकर कुत्तों की लड़ाई देखना पसंद करता था और इसे अपना एंटरटेनमेंट समझता था। हमारे यहाँ आने का रीजन बुई टुअन हैंग, शिनबा वियन और लिन फोंग जी थे। ये तीनों पूरी तरह पागल हो चुके थे और इन्होंने मिलकर मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था ताकि मेरी जान का सौदा करके लो फैमिली से बड़े बड़े फायदे और सोर्सेज ऐंठ सकें। इन्होंने यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि फायदा मिलते ही ये सब देश छोड़कर भाग जाएंगे और फॉरेन में जाकर ऐश की जिंदगी जीएंगे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि जब बुई टुअन हैंग
हैंग ने मुझे किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेजे तो उसके आदमियों को श्याओ मू चेन के लोगों ने बहुत पहले ही दबोच लिया था और यहाँ तक कि खुद बुई तुआन हैंग को भी घसीटकर यहाँ लाया गया था। इस समय मैं एरिना की गैलरी में बैठा हुआ था और नीचे ग्राउंड के बीच में बुई तुआन हैंग को फेंक दिया गया था। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और उसके ठीक सामने एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। यह तिब्बती मास्टिफ बुई तुआन हैंग ने ही करोड़ों की कीमत पर खरीदा था और इससे पहले इस कुत्ते ने कई लोगों को काटकर मार डाला था। वहीं मेरे बगल में शिनबा वियन और लिन फोंगची डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे कि मुझे किडनैप करने का प्लान बना लेंगे। शिनचिंग वो तो गुस्से के मारे पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने पेरेंट्स से सवाल किया, मम्मी पापा आप दोनों आखिर क्या सोच रहे थे? अगर आप शिंगचेन को किडनैप करके जबरदस्ती बीजिंग के सर्कल में घुस भी जाते तो क्या लू फैमिली बाद में आप दोनों को जिंदा छोड़ देती? लिन फोंगची चिल्लाई। डरने की क्या बात, तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता। हमारी शिन फैमिली बीजिंग में सेटल हो चुकी होती और तू लुओ फैमिली की बहू बन जाती तो क्या वे सच में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते? मैंने ठंडे लहजे में कहा, आप मरना चाहते हैं क्या? आप दोनों को शायद एलीट सोसाइटी के रूल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप दोनों ने सच में मेरी जान को खतरे में डालने की हिम्मत की होती तो मेरे पेरेंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। वे सीधे मेरे डिसीजन को ओवररूल करते और शीन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देते। इसमें चिंग वू भी शामिल होती। ये बात सुनने में बहुत क्रूर लग सकती है लेकिन यही कड़वी सच्चाई थी। मेरे पेरेंट्स चिंगवू को भी जिंदा नहीं छोड़ क्योंकि लुओ फैमिली कभी भी अपने पीछे कोई खतरा या दुश्मन बाकी नहीं रखती। बुई तुआन हैंग नीचे से चिल्लाया, यंग मास्टर लुओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस तिब्बती मास्टिफ ने जंजीर तोड़कर उस पर अटैक कर दिया और उसकी चीखें पल भर में हमेशा के लिए बंद हो गई। मैंने चिंगवू को आगे का सीन नहीं देखने दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिन फैमिली के दोनों मियां बीवी भी हमारे पीछे आने लगे लेकिन मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा, आप दोनों यहीं रुकिए और इस पूरे नजारे को अपनी आंखों से अच्छे से देखिए। देखने के बाद मुझे 10,000 वर्ड्स का एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दीजिए कि आपने इससे क्या सीखा। अगर आपकी सीख गहरी नहीं लगी तो आपको यहीं रुककर इसे दोबारा देखना होगा। वैसे भी बुई फैमिली के अभी बहुत से लोग पीछे लाइन में खड़े हैं। मुझे उन सबको भी अच्छे से समझाना है कि उनके लिए क्या सही है। जहां तक मेरे होने वाले सास ससुर का सवाल था, मुझे लगा था कि इस इंसिडेंट के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची सुधर जाएंगे और शांति से बैठेंगे और बुई तुआन हैंग की बची कुची गैंग भी अब कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने उनके लालच और पागलपन को बहुत हल्के में ले लिया। 3 दिन बाद श्याओ मू चेन ने मेरे सामने एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाकर रखी। उस रिपोर्ट के कंटेंट देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मालूम हुआ कि बुई तुआन हैंग का साउथ रीजन में एक दूर का अंकल था जिसने अंडरवर्ल्ड के दम पर अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उसके पास कई खतरनाक क्रिमिनल्स की एक बड़ी गैंग थी। बुई तुआन हैंग ने अपने साथ हुए इंसिडेंट से पहले ही अपने उस अंकल को हेल्प का मैसेज भेज दिया था और बताया था कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अब वह अंकल अपने आदमियों को लेकर बड़ी तेजी से हाई चेन की तरफ बढ़ रहा था और सरेआम बुई तुआन हैंग का बदला लेने की धमकियां दे रहा था। इसके अलावा शिनबा वियन ने भी छुपकर बुई तुआन हैंग के उस अंकल से कांटेक्ट कर लिया था। उसने मेरी डेली लाइफ का पूरा शेड्यूल और रूट्स उस गैंग को लीक कर दिए थे और प्रॉमिस किया था कि अगर वे मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो शिन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे देगी। यहाँ तक कि शिनबा वियन ने खुद आगे बढ़कर समंदर के रास्ते से उन्हें सेफ एग्जिट दिलाने में हेल्प करने का ऑफर भी दिया था। मैंने रिपोर्ट में लिखी बातें देखी और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सच में कुछ लोगों को सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि पिछली बार का लेसन उनके लिए काफी नहीं था। जब चिंगवू को इस बात का पता चला तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी। तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं।